चलिए, एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको लगता है कि हमें पता है। अच्छा, तो जवाब क्या है? 206, है ना? और हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है। आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस हमें यही तो सिखाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक और जवाब है, और वो है 360। जी हाँ, 360। और ये नंबर किसी आज की लैब से नहीं आया है, बल्कि ये हमारे एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद से आया है, जो लगभग 3000 साल पहले लिखा गया था। तो अब सवाल ये है कि सही क्या है, 206 या 360? तो क्या ये हमारे पूर्वजों से गिनती में हुई कोई मामूली सी भूल थी? या फिर ये विज्ञान को देखने का एक बिल्कुल ही अलग, एक ज़्यादा गहरा नज़रिया था? चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्रोत को समझना होगा, यानी कि ये अथर्ववेद आखिर है क्या। देखिए, अथर्ववेद हमारे 4 वेदों में से एक है, पर यह बाकियों से थोड़ा अलग है। जहां ज्यादातर वेद धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं पर जोर देते हैं, वहीं अथर्ववेद का फोकस कुछ और ही है। असल में अथर्ववेद व्यावहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज और विज्ञान का एक खजाना है, और यही वजह है कि इसे आयुर्वेद की जड़, उसका मूल स्रोत माना जाता है। इसमें मेडिसिन और खासतौर पर हमारे शरीर की बनावट का बहुत ही गहरा ज्ञान मिलता है। और इसी के 6 और 9वें कांड मतलब चैप्टर्स में हमारी इस हड्डियों वाली पहेली का जवाब छिपा है। तो चलिए, अब वापस आते हैं हमारे उस बड़े सवाल पर। ये 360 का आंकड़ा आखिर आया कहां से? ये जो 360 का नंबर है ना, ये अथर्ववेद के एक खास श्लोक से आता है, जिसमें हमारे शरीर की बनावट का जिक्र है। इस श्लोक में एक छोटा सा शब्द है, बस एक शब्द, जो इस पूरी गुत्थी की चाबी है, और वो शब्द है पर्व। बस यहीं आकर सारा राज खुल जाता है। देखिए, वैदिक विज्ञान में पर्व का मतलब सिर्फ हमारी सख्त हड्डी यानी बोन नहीं था। इसका मतलब था स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब शरीर का वो हर हिस्सा, चाहे वो हड्डी जैसा कठोर हो या कार्टिलेज जैसा नरम, जो हमारे शरीर को एक ढांचा, एक सहारा देता है। तो फिर ये 360 की गिनती पूरी कैसे हुई? बहुत सिंपल है। इसमें हमारी 206 सख्त हड्डियां यानी अस्थि तो हैं ही, साथ में हमारे शरीर का कार्टिलेज जिसे तरुणास्थि कहा गया, हमारे 32 दांत और घुटनों जैसी छोटी छोटी सेसेमॉइड हड्डियां, इन सबको भी गिना गया है। और जब इन सारी स्ट्रक्चरल यूनिट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो नंबर पहुंचता है ठीक 360 पर। और यहां एक और मजेदार बात है। आज का विज्ञान भी तो ये मानता है कि एक नए जन्मे बच्चे के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में जुड़ जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर उन 300 हड्डियों में हम बच्चे के कार्टिलेज और दांतों को भी शामिल कर लें, तो गिनती कहां पहुंचेगी? जी हां, 360 के बिल्कुल करीब। मतलब ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल नजरिया था। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। अथर्ववेद और बाद में सुश्रुत संहिता में इन हड्डियों का एक बहुत ही एडवांस क्लासिफिकेशन भी मिलता है। चलिए, जरा उसे भी समझते हैं। वैदिक विज्ञान में हड्डियों को उनके आकार और उनके काम के हिसाब से 5 मेन कैटेगरीज में बांटा था: कपाल, नलका, तरुणा, वलया और श्लेषक अस्थि। और कमाल की बात तो यह है कि यह क्लासिफिकेशन आज के मॉडर्न साइंस से कितना मिलता जुलता है। देखिए, कपाल अस्थि यानी चपटी हड्डियां, जैसे हमारी खोपड़ी, आज इन्हें फ्लैट बोन्स कहते हैं। नला अस्थि मतलब ट्यूब जैसी लंबी हड्डियां, जैसे हमारी जांघ की हड्डी, आज इन्हें लॉन्ग बोन्स कहते हैं। कार्टिलेज को उन्होंने तरुणास्थि कहा। रीढ़ की हड्डी जैसी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को वलयास्थि कहा, जो आज की इर्रेगुलर बोन्स हैं। और घुटने की कटोरी जैसी छोटी हड्डियों को कहा श्लेष्कास्थि, जिन्हें आज हम सेस्मॉइड बोन्स के नाम से जानते हैं। ये तो ऑलमोस्ट एक एक करके मैच होता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है, इन्हीं प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि नलकास्थि यानी लंबी हड्डियों के अंदर जो मज्जा होता है, जिसे आज हम बोन मैरो कहते हैं, वही रक्त यानी हमारे खून को बनाता है। जरा सोच कर देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मॉडर्न साइंस ने माइक्रोस्कोप के आने के सदियों बाद जाकर साबित किया था। तो अंत में सवाल ये नहीं रह जाता कि 206 सही है या 360। असली सवाल तो ये है कि अगर 3000 साल पुराना विज्ञान बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारे शरीर के ढांचे को इतनी बारीकी और गहराई से समझ सकता था, तो फिर उस ज्ञान के सागर में और न जाने कितने गहरे रहस्य छिपे होंगे। तो सवाल यही उठता है कि ये जो प्राचीन ज्ञान था, ये असल में कितना सटीक था? क्या ये सब सिर्फ अंदाजे थे या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी था?
इसका जवाब जानने के लिए चलिए शरीर के उस हिस्से से शुरू करते हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, हमारे जोड़। देखिए, वैदिक ग्रंथों में जोड़ों यानी जॉइंट्स की स्टडी को एक खास नाम दिया गया था, संधि विज्ञान। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरा साइंस था जो जोड़ों को सिर्फ गिनता नहीं था, बल्कि उन्हें उनके काम करने के तरीके के हिसाब से कैटेगराइज करता था, और वो भी कमाल के डिटेल के साथ। अब यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है कि ये प्राचीन क्लासिफिकेशन आज के मॉडर्न साइंस से कितना मिलता जुलता है। वैदिक विज्ञान ने जोड़ों को 3 मेन टाइप्स में बांटा। स्थिर संधि, मतलब जो हिलते नहीं, जैसे हमारी खोपड़ी के जोड़। फिर चलन संधि, जो पूरी तरह मूवेबल हैं, जैसे घुटना। और अर्धचल, जिनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। कमाल की बात यह है कि ये आज के साइंस के क्लासिफिकेशन से ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच करता है। सच में ये अविश्वसनीय है। और बात यही खत्म नहीं होती। जो मूवेबल जॉइंट्स थे यानी चलन संधि, उनको तो और भी ज्यादा बारीकी से क्लासिफाई किया गया था। जैसे उलूखल संधि, जो हमारे कूल्हे के जोड़ की तरह एक बॉल और सॉकेट जैसा है, या समुद्रगत संधि, जो हमारे घुटने की तरह ठीक एक दरवाजे के कब्जे, मतलब एक हिंज की तरह काम करती है। ये प्रिसिजन दिखाता है कि उन्होंने इंसान के शरीर को कितनी गहराई से ऑब्जर्व किया था। अच्छा, जोड़ों की बाहरी मैकेनिक्स को समझने के बाद अब जरा हड्डियों के अंदर झांकते हैं। वैदिक ऋषियों ने हड्डियों के अंदर एक जिंदा सब्सटेंस की पहचान की थी, जिसे वो मज्जा कहते थे। आज हम जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद में एक श्लोक आता है जो कहता है, अस्थि मज्जा च में रक्त। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक बहुत गहरा साइंटिफिक स्टेटमेंट है जो हजारों साल पहले दिया गया था। इसमें कहा गया है कि हड्डियां, मज्जा और खून, ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। ये अपने आप में एक इनक्रेडिबली एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन था। और यहाँ सबसे जरूरी बात सामने आती है। वैदिक ऋषियों ने ये पहचान लिया था कि मज्जा ही वो जगह है जहाँ रक्त यानी खून बनता है। जरा सोचिए, ये खोज कितनी रेवोल्यूशनरी थी। आज मॉडर्न मेडिसिन इस बात को कंफर्म करती है कि बोन मैरो हमारे शरीर की ब्लड सेल बनाने वाली फैक्ट्री है। ये ज्ञान हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले से था, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड को इसे समझने में सदियां लग गईं। चलिए, अब इस ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। जब हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है? वैदिक ग्रंथों में फ्रैक्चर, जिसे भग्न कहा गया है, उसके इलाज का एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच था। ये बात उनके डायग्नोस्टिक स्किल्स को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। वो फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई कर सकते थे, जैसे कांड भंग, जो मॉडर्न ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जैसा है, विक्षिप्त, जो एक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, और चूर्णित, जो एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, मतलब जब हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। ये तो सीधे सीधे मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स की टर्मिनोलॉजी से मेल खाता है। और उनका इलाज का तरीका वो भी उतना ही सिस्टमैटिक था। वो 4 स्टेप्स फॉलो करते थे। पहला, स्थान स्थापन, यानी टूटी हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाना। दूसरा, बंधन, उसे स्टेबलाइज करने के लिए पट्टियां लगाना। तीसरा, औषधि, हीलिंग में मदद करने वाली जड़ी बूटियां देना। और चौथा, पथ्य, यानी एक ऐसी डाइट जो हड्डी को जल्दी ठीक होने में मदद करे। ये कंप्लीट और सरप्राइजिंगली मॉडर्न अप्रोच है। अब तक हमने जो देखा वो तो है ही कमाल का, लेकिन वैदिक ज्ञान सिर्फ फिजिकल बॉडी तक ही सीमित नहीं था। ये उससे कहीं आगे बढ़कर इंसान के शरीर को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता था। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं थी, ये कॉस्मोलॉजी थी। तो वापस आते हैं 360 के आंकड़े पर। जैसा कि हमने पहले देखा, ये हड्डियों की गिनती से जुड़ा था, लेकिन वैदिक ऋषियों के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये एक तरह से मैजिकल नंबर था, एक ऐसा धागा जो इंसान के शरीर को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता था। अब देखिए ये सब कैसे जुड़ता है। इंसान के शरीर में लगभग 360 स्ट्रक्चरल यूनिट्स, वैदिक साल में 360 दिन और एक सर्कल में 360 डिग्रीज। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ग्रैंड थियोरी थी जो मानती थी कि मानव शरीर यानी माइक्रोकॉज़म ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज़म का ही एक छोटा रूप है। और ये सब कुछ इस एक शक्तिशाली विचार में समा जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका मतलब है, जैसा ये छोटा शरीर है वैसा ही ये विशाल ब्रह्मांड है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर मौजूद है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान की एक बहुत गहरी और स्थायी विरासत है।
तो हमने देखा कि कैसे जोड़ों को कितनी सटीकता से क्लासिफाई किया गया, कैसे बोन मैरो को खून बनाने वाली फैक्ट्री के रूप में पहचाना गया, फ्रैक्चर्स के लिए एक सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट डेवलप किया गया और कैसे शरीर को ब्रह्मांड से जोड़ा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब बिना किसी एक्सरे, माइक्रोस्कोप या मॉडर्न टेक के किया गया था। ये सिर्फ गहरी ऑब्जर्वेशन और पीढ़ियों से जमा हुए ज्ञान का नतीजा था। और ये हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अगर एनाटॉमी के फील्ड में इतना गहरा ज्ञान मौजूद था, तो प्राचीन ज्ञान के और कौन से खजाने हैं जो आज की दुनिया में फिर से खोजे जाने और समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं?